अगले पार्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आखिर और क्या फायदा हो सकता है। तो अगर हम बोलें आपसे तो यहाँ पे बेवरेजेस क्या बोलते हैं, बेवरेजेस। और बेवरेजेस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए अल्कोहल कंटेंट जिसमें होता है वही बेवरेजेस होती है। तो हम बोल सकते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेंगे तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इसको बेवरेजेस को बनाने के लिए हमें ईस्ट की जरूरत पड़ती है। और ईस्ट को इसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। और वो ईस्ट कौन सी होती है बता सकते हैं आप? सैकरोमाइसीस सर्वाइसी। क्या बोलते हैं? सैकरोमाइसीस सर्वाइसी, ठीक है। सवाल यह है कि आखिरकार हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके पहले मैं एक पॉइंट बताऊं कि ईस्ट जो है 13% के बराबर या फिर 13% के बियॉन्ड जैसे ही अल्कोहल का कंटेंट होता है वो ईस्ट को जो है हमेशा मार देता है। वो क्या करता है? ईस्ट को ही खत्म कर देता है। इसका मतलब आप 13% से ज्यादा का कंसंट्रेशन अल्कोहल का ऑब्टेन ही नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग जब ऑब्टेन करते हैं तो उसका प्रोसेस है विद डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन। तो अगर विद डिस्टिलेशन हम बात करते हैं तो यहाँ पर विद डिस्टिलेशन और दूसरा बात करते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। ओके, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि आप छानते रहिए, मतलब 12% का कंसंट्रेशन आपको मिल गया। और उसके बाद जैसे हमने कहा यहाँ पे एक बर्तन रखिए, यहाँ पर ईस्ट रखिए, मटेरियल रखिए, तो आप कहेंगे मटेरियल के लिए फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल, माल्टेड सीरियल, यहाँ पे बोलेंगे माल्टेड सीरियल्स। ओके, और क्या हो सकता है? मोलासेस, क्या बोलते हैं? मोलासेस। और क्या हो सकता है? फ्रूट जूसेस, जैसा आप जानते होंगे अंगूर है, एप्पल है, या फिर गांव वगैरह में महुआ से भी शराब बनाई जाती है। माल्टेड सीरियल जौ हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग फर्मेंटेशन करके अलग अलग तरीके का कंटेंट बनाया जाता है। लेकिन एक बर्तन लिया आपने, यहाँ मीडियम रख दिया, ये ईस्ट रख दिया, ईस्ट ने फर्मेंटेशन करना शुरू किया। यहाँ पे जैसे ही 12% हुआ आपने एक बोतल के अंदर ये छान लिया। फिर क्या हुआ? ईस्ट को उठा के दूसरे बर्तन में रखा, वहां पे 12% हुआ, फिर छान लिया, तो ये 12 क्या हो गया? 24 हो गया। तो आप विद डिस्टिलेशन, अगर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो आप डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्रांडी की बात कर सकते हैं, विस्की की बात कर सकते हैं, रम की बात कर सकते हैं, वोदका की बात कर सकते हैं, और साथ में जिन की बात कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ठीक है। अगले नंबर विदाउट डिस्टिलेशन, याद रखना है आपको, यहाँ पे वाइन और बियर दो ही कंटेंट है जो विदाउट डिस्टिलेशन, क्योंकि इनमें अल्कोहलिक कंटेंट क्या होता है? कम पाया जाता है, ठीक है। अगले नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे लिए फायदे की बात। आप बताओ, बेवरेजेस हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर की बात है। हाँ, भले ही ज्यादा नुकसान करता है लेकिन फिर भी फायदे की बात है। अगले नंबर पे हम लोग बात करते हैं बेटा एंटीबायोटिक की। इसे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं माइक्रोब के थ्रू। बोले हाँ, ठीक है। तो लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी हम इसे बेवरेजेस को या बाकी चीजों को लार्ज स्केल पे बनाएंगे, तो बड़े बर्तन में बनाएंगे, तो उन लार्ज वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। मतलब जिस बर्तन में फर्मेंटेशन हो रहा है वही क्या है? फर्मेंटर। आइए बात करते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक के लिए सबसे पहले दो मीनिंग पाई जाती है। दो मीनिंग का मतलब ये है कि एक होता है प्रो लाइफ और एक होता है अगेंस्ट लाइफ। एक होता है प्रो लाइफ, एक होता है अगेंस्ट लाइफ। सवाल यह है कि इसके लिए क्या होता है? एंटी का मतलब अपोजिट होता है, तो ये वाला अर्थ तो बिल्कुल सही बैठा, लेकिन बायो का मतलब लिविंग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है प्रो लाइफ कैसे और अगेंस्ट लाइफ कैसे? देखिए ऐसे कि ऐसे केमिकल्स, ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन्स जो किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर दें, इनहिबिट कर दें, या फिर उसे किल कर दें। रिटार्ड कर दें, इनहिबिट कर दें या फिर किल कर दें, वही है उनकी अगेंस्ट लाइफ। तो एंटीबायोटिक हो गया। लेकिन ऐसा करने के बाद वो ह्यूमन को सुरक्षित कर रही है, ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उनकी लाइफ को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। तो आप बताओ, अगर ह्यूमन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कोई बंदा अगर एंटीबायोटिक खाता है तो उसको तो फायदा होता है, लेकिन अगर माइक्रोब्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमेशा आप देखेंगे कि उसके अगेंस्ट में है, उसकी लाइफ के खिलाफ है। तो दो मीनिंग हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे बाय चांस डिस्कवरी इसकी मानी जाती है जो एंटीबायोटिक्स की है, ठीक है। सेरेंडिपिटी नाम से जानते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार जो है यहाँ पे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी होगी, ये आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते, बोलते रहिए भैया। यहाँ पे पेनिसिलियम, क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम। फिर सवाल क्या आखिरकार पेनिसिलियम किससे मिलता है? तो एक मोल्ड है, मोल्ड बोले तो फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम मोटेटा। क्या बोलते हैं?
पेनिसिलियम नोटैटम, ये रैपिड रिवीजन है तो आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम और पेनिसिलियम नोटैटम। बात है बाय चांस की, इसका मतलब ये खोजा नहीं गया बल्कि अनजाने में ये खोजा, मतलब जान पाए। अनजाने में कौन जान पाया? साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब इस बात को सबसे पहले जान पाए, लेकिन वो उनकी जानकारी में नहीं था, वो काम कोई दूसरा कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे। किस पे? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तब उन्होंने ये देखा कि स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वो जिस पेट्री डिश में कल्चर करते थे, उस पेट्री डिश में से यूज करने के बाद उस पेट्री डिश को बिना धुले, मतलब अनवॉश्ड बैक्टीरियल कल्चर था उस पेट्री डिश में, और उस पेट्री डिश को एक कोने में लगा के रख दिए। वहां पर उन्होंने बहुत दिनों बाद देखा कि उस स्टेफिलोकोकस में से कई सारे लोग मर गए और उसमें से बहुत लोगों की ग्रोथ एलिमेंट हो गई और कोई ग्रो ही नहीं किया। तो उन्होंने ये बात पता लगानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने देखा कि आसपास जो है वहां पे एक मोल्ड ग्रो कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटैटम, जो कि एक एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलियम, जो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट, रिटार्ड या किल कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेफिलोकोकाई पे काम करते हुए उन्होंने पेनिसिलियम को डिस्कवर कर लिया था, और लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाए थे, बहुत इसका फुल पोटेंशियल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का ग्रुप आया, एक पेयर में आए, और यहाँ पे एक है अर्नेस्ट चेन साहब और दूसरे हैं होवार्ड फ्लोरे साहब। अर्नेस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरे, इन्होंने क्या किया कि एस्टैब्लिश पोटेंशियल, एस्टैब्लिश फुल पोटेंशियल, यहाँ पे बोला जाएगा एस्टैब्लिश फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो है वो फुल पोटेंशियल इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। और इसी बात के लिए यहाँ पर अर्नेस्ट चेन को, होवार्ड फ्लोरे को, इन दोनों लोगों को बुलाया गया और साथ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बुला के 1945 में क्या दे दिया गया? नोबेल प्राइज। क्या दे दिया गया? नोबेल प्राइज। और खास बात ये ध्यान रखिए, एक लाइन लिखी गई है कि विश्व युद्ध जो द्वितीय चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उस दौरान पेनिसिलियम का बहुत ही जबरदस्त यूज हुआ था। जो अमेरिकन सोल्जर्स घायल होते थे उनके घावों को ठीक करने के लिए उस पे लगाया जाता था, और उस दौरान बहुत यूज हुआ था पेनिसिलियम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के तौर पे आता है। दूसरा, एंटीबायोटिक कैसे काम करता है और कितने टाइप का होता है, क्या होता है, तो आप सुन लीजिए इस बात को कि एंटीबायोटिक जो है वो कभी भी किस तरीके से वर्क करता है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि माइक्रोब्स के अंदर पहला काम ये करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन को क्या करता है? रोक देता है। जैसे पेनिसिलियम इसका बेहतरीन एग्जांपल है कि यदि वो कहीं पर यूज किया गया तो वो उस माइक्रोब के अंदर सेल वॉल बनाने नहीं देगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। दूसरा का मतलब क्या है? पहला वर्क कैसे करेगा एंटीबायोटिक? तो फर्स्ट एक्शन है एंटीबायोटिक का कि जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगा। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोक देगा। राइबोसोम की सिंथेसिस को रोक देगा। डीएनए आरएनए को नहीं बनने देगा। तो अगर मैं स्पेशली बात करूं कि सेल वॉल के सिंथेसिस को कौन रोकता है, तो आप ये एग्जांपल बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पेनिसिलियम तभी काम करेगा जब सेल वॉल उसमें होगी। तो आप कहेंगे सर बैक्टीरिया में सेल वॉल नजर आती है, लेकिन क्या हमेशा सेल वॉल वाले पे ही पेनिसिलियम काम करेगा? हाँ, स्ट्रिक्टली ये बात याद रखिएगा कि पेनिसिलियम जो है वो तभी काम करेगा जब उसमें सेल वॉल होगी। तो बोले सर माइकोप्लाज्मा में क्या होगा? माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, इसका मतलब पेनिसिलियम उसके लिए काम नहीं करेगा। तो बोले सर फिर तो अगर मैं कहूं बाकी जैसे आपने नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन का या फिर क्लोरमफेनिकॉल का, केनामाइसिन का, नियोमाइसिन का, एरिथ्रोमाइसिन का, तो वो सारी के सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो काम करती है डीएनए आरएनए और राइबोसोम के फॉर्मेशन को रोकने की तरीके से। तो आप बताओ वहां पे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पेनिसिलिन जो है वो हमेशा सेल वॉल को बनने से रोक देगा और वो मर जाएगा। ठीक है, अगले नंबर पे बात आई, ये तो एक्शन वाली बात हो गई। बोले कि एक होती है कि आखिरकार एंटीबायोटिक जो है वो क्या कभी वायरस के लिए इफेक्टिव हो सकती है? तो आपका मेरा सवाल है वायरस के लिए कभी एंटीबायोटिक काम आ सकती है? तो आप कहेंगे वायरस में, तो वायरस तो सर ए सेलुलर है, वायरस तो सेल ही नहीं है, वायरस में तो सेल वॉल ही नहीं
नहीं है, और जब सेल वॉल ही नहीं है तो उसमें कभी भी एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक इज नेवर इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल डिजीजेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कुछ बहुत ही डेडली डिजीज हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, जैसे अगर बात करूं व्हूपिंग कफ या काली खांसी, जैसे लेप्रोसी या कुष्ठ रोग हो गया, प्लेग जिसे ब्लैक डेथ भी बोल सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ डिप्थीरिया गलघोटू बोल सकते हैं। ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज डेडली हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कॉजिंग एजेंट भी पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं प्लेग के लिए यर्सीनिया पेस्टिस है, ठीक है, व्हूपिंग कफ के लिए बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, और लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, और डिप्थीरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी है। तो ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हो गए जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक। ओके।